माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में हाई लेवल डेलीगेशन की यात्रा स्पेन और स्वीडन में की गई थी। इस यात्रा के बारे में जानकारी आपको बीच बीच में पीआरडी के माध्यम से प्रेस नोट रिलीज हो रहा था। एक कंपाइल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि एक समरी आपको टोटल प्रोग्राम के दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुआ है और उसका फलाफल क्या रहा, उसको और आगे कैसे हम लोग ले जाएंगे, इसके बारे में आपको एक विवरणी देने का उद्देश्य था। तो सर्वप्रथम क्योंकि प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन क्योंकि पूरा रूम छोटा हो गया है तो मैं प्रेजेंटेशन भी आपको सर्कुलेट करूंगा। अभी आपको प्रेस नोट हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया गया है। फोटोग्राफ सहित अभी पेन ड्राइव्स भी हम लोग 50 अभी बनाए हैं। तो झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या इतिहास रहा और किस बैकग्राउंड में इस यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी और विगत 10 सालों में झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या फिगर्स रहा है। तो आपको जो डेटा दिया गया है उसमें स्वतः आपको ये बात परिलक्षित होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम मिला। अगर आप देखेंगे तो 2016, 17, 17, 18, 18, 19 में कुल मिलाकर हम लोगों को $20 मिलियन से भी कम मिला है। माने करीब करीब उस समय का डॉलर एक्सचेंज रेट से 100 करोड़ से भी कम हम लोगों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है, जो एक रेमिटेंसेस रूप में भी मिल सकता है। किसी को अगर फॉरेन करेंसी में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई अलग यूनिट लगा रहे हैं या कोई यूनिट्स का शेयर्स अगर खरीद रहे हैं, उस कंपनी झारखंड में उपलब्ध है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में माना जाता है। तो फिर 2019, 20 और 20-21 में एक बम्प हम लोगों को मिला। तो डीपीआईटी के जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को जो मिला है भारत सरकार का, उसके अनुसार वो दोनों सालों में करीब करीब हम लोगों को 13,000 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला। तो इसमें ये भी सूचना हम लोगों को मिल रही है कि एक कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। संभवतः कुछ फॉरेस्ट इश्यूज के कारण वो माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था, वो प्रोजेक्ट हम लोगों का धरातल पे नहीं उतर पाया। इसका और डिटेल्स आपको डीपीआईटी से मिल पाएगा। तो अभी मैं बता सकता हूं कि 2019 से लेकर 24 तक केवल 2019, 20, 20-21 का एक इन्वेस्टमेंट छोड़कर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोगों के राज्य में नहीं आया है। तो ये दोनों अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट के कारण ओवरऑल नंबर्स में हम लोगों का 8वां रैंक मिला है पूरे देश में। लेकिन अगेन आप नोटिस करेंगे तो 2021-22 और 22-23 और 23-24 में अगेन हम लोगों का जो पूर्व का जो रेट रहा उसी रेट पे हम लोग आ गए हैं। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग पूरे देश में 31वां पोजीशन में है। तो काफ़ी अलार्मिंग बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप दूसरे राज्यों को देखेंगे, हम लोगों से ऊपर जो महाराष्ट्र हैं, कर्नाटका हैं, गुजरात हैं, दिल्ली हैं, जो छोटा राज्य है दिल्ली भी हम लोगों से ऊपर है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, तेलंगाना है। तो अभी इसी बात को हाईलाइट करते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर माइनिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जनरली इंडिया में आता है। ये तीनों सेक्टर में पूरे देश में हम लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के बावजूद हम लोग के राज्य में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा था। तो इसलिए एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि पूर्व में इस तरह का हाई लेवल डेलीगेशन 2016 के बाद झारखंड छोड़िए मतलब पूरे किसी भी देश में विजिट नहीं किया है। तो एक विजिबिलिटी का कमी हो गया। मैं कोई विशेष नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप भी न्यूज़ कवर करते हैं तो देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय हैं, ऐसे हाई लेवल डेलीगेशंस हैं जो सालों में 4-5 विजिट इस तरह का करते हैं। तो एक तरह का विजिबिलिटी की कमी होना भी एक इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि ड्रॉबैक है। तो इसी एनालिसिस के तहत हम लोग लुक ईस्ट और लुक वेस्ट दोनों तरफ पॉलिसी हम लोग बनाए हैं, क्योंकि विगत विजिट 2016 में यूएस और कनाडा में हुआ था। तो जो भी कारणवश वहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को जो आशाजनक नहीं आया, तो हम लोग यूरोप का भी हम लोग वहाँ हम लोग फोकस नहीं कर पाए। और डीपीआईटी के स्टैटिस्टिक्स के तहत भी हम लोगों को यूरोप से ही 98% हम लोगों को इन्वेस्टमेंट आया था। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज में हम लोगों का प्राथमिकता रहा। कुछ देशों में फोकस किए, वहाँ अभी चुनाव हो रहा है, कहीं स्थिति इतना कंड्यूसिव नहीं है इन्वेस्टर समिट करने के लिए, तो वहाँ के एम्बेसीज से हम लोग संपर्क किए। तो जो पॉजिटिव रिस्पांस जहाँ मिला, वैसे देश स्पेन और स्वीडन में हम लोगों का टीम विजिट किया। एक सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है, एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है। तो इसी तरह हम लोग ईस्टर्न साइड भी जापान, ताइवान,
और ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया है। संभवतः फ्यूचर में इस तरह भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ कई सारे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे स्टील, मेटलर्जी, माइन रिक्लेमेशन, ये सब पे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेने के उद्देश्य के साथ वहाँ गए। स्पेन विशेषकर अभी 2026 साल जो है इंडिया और स्पेन के बीच में एक विशेष साल के रूप में मनाया जाएगा। बायलैटरल रिलेशंस का 75 ईयर्स कंप्लीट होने के विशेष अवसर पर 2026 इंडो स्पेनिश कोलैबोरेशन ईयर के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो एम्बेसी से भी काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम लोगों को मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी स्पेन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो एयरबस स्पेन का कंपनी है, वो हम लोगों के लिए एयरक्राफ्ट भी बना रहा है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ज़्यादा सबमरीन्स भी इंडिया के लिए स्पेनिश कंपनीज बना रहे हैं, और इंडिया में 280 स्पेनिश कंपनीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास अभी तक कोई स्पेनिश कंपनी का प्रेजेंस हमारे राज्य में नहीं है, तो ये एक अवसर हम लोगों को लगा। इसी तरह स्वीडन आप देखते हैं तो ऑटोमोबाइल के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो एक डेस्टिनेशन के रूप में देख सकते हैं पूरे दुनिया में। तो वहाँ वोल्वो, पोलस्टार और स्कैनिया, कई सारे एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी वाला फॉर्म्स वहाँ हैं। मेन वोल्वो का मेन यूनिट भी वही है। तो क्योंकि झारखंड सरकार का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जो 5 साल के लिए जो बना है, 2023 से जो लागू था 2022 का पॉलिसी, तो उसमें भी मिड कोर्स करेक्शन हम लोगों को करना है। 2.5 साल में जो लर्निंग्स हम लोगों का रहा, इसके आधार पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी रिवाइज करना है। उसके लिए एक समिति भी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बना हुआ है। तो एक नॉलेज विजिट भी हम लोगों का हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर किस तरह का इंसेंटिव कई देश दे रहे हैं। और इस साल विशेषकर स्वीडन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिंपोजियम जो 38th एडिशन इस बार वहाँ हो रहा है, तो पूरे विश्व में एक देश में एक बार होता है। लास्ट ईयर ये साउथ कोरिया में हुआ, इसके पहले अमेरिका में हुआ, तो इस बार वो स्वीडन के गोथनबर्ग में जून महीने में होने वाला है। तो दैट इटसेल्फ शोज दैट वो डेस्टिनेशन जो गोथनबर्ग है वो विशेषकर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए पूरे विश्व में उसका अपना पहचान बना चुका है। तो अभी जियोलॉजिकल रिसर्च कहता है कि धरती से जो पानी से पहला जो भूखंड जो निकला है वो हम लोगों का चाईबासा क्षेत्र है जो पश्चिमी सिंहभूम है। इसीलिए इतना जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ इतने सारे मिनरल्स हम लोग को मिलता है। तो उसी पे मुख्यमंत्री महोदय भी यही किया कि उसमें क्या हम लोग कोई ऐसा जियोलॉजिकल म्यूजियम डेवलप कर सकते हैं जिसमें इस तरह का हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो इस पे कुछ अच्छा वहाँ लर्निंग हम लोगों को मिला। इसके बाद स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ कॉन्सुलेट जनरल ने हम लोगों को मिलवाने के कार्यक्रम किया, जिसमें जो यूरोप का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो 1 बिलियन यूरो के कॉस्ट से वहाँ बार्सिलोना में जो बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन से लेकर उसका फाइनेंसिंग तक किस तरह का प्राइवेट एंटरप्राइजेस को मोटिवेट करते हुए कैसे वो स्टेडियम को बनाया है, और क्लब का क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोगों के भी JSCA हैं, कई सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें किस तरह का उन लोगों का जो गवर्नेंस व्यवस्था है, कैसे बोर्ड बनता है, बोर्ड कैसे फाइनेंसिंग रेज करता है। झारखंड का अभी आप डेटा आपके सामने 10 साल में, तो कोई ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट तुरंत मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है कि हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं आप देखेंगे तो MOU सेरेमनी हम लोगों के झारखंड में होता है। तो जितना MOU हुआ सब लोग तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बट MOU होता है तो आपको इन्वाइट करते हैं। तो MOU स्टेज में जरूर तो ऑफर जो आपको मैंने बोला वो पहुंच चुका है। एहसास है कि इस साल कोई इंडस्ट्री यहाँ आएगी? और जरूर हम पूरा प्रयास करें। हम लोग का ड्यूटी है, उद्योग विभाग का काम ही है। कितनी कंपनी है जो हामी भरी है कि झारखंड में हम निवेश करना चाहते हैं? अभी 2 कंपनी का लिटरली हम लोगों को एग्जैक्ट डॉलर अमाउंट के साथ आया है। रिमेनिंग 7 कंपनीज के साथ हम लोगों का चर्चा चल रहा है। जैसा आप जानते हैं कि अभी हम लोगों के पास भी झारखंड में MOU करने के लिए कई सारे देश के कंपनी भी आ गया है। हम प्रयास करेंगे कि उनके साथ भी हम MOU करें। हम उसको बहुत आगे नहीं लिंगरिंग करेंगे, हम जल्दी ही उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि 5-6 महीना जब हो जाएगा वो भी इंटरेस्ट छोड़ देंगे। कोई और राज्य वहाँ जाएंगे तो वो उनको इन्वेस्टमेंट लीड पकड़ लेंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे फास्ट ही करने। सर भूमि अधिग्रहण जो है सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? आप लोग गए हैं वहाँ, तो उससे पहले तो आपने वर्कआउट किया होगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो है सर वो भूमि अधिग्रहण। मैं बताता हूँ, एक सवाल कुछ और बढ़ा दीजिए कि हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम कितना? अरे भाई मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब वही सवाल, आप ही का सवाल। उसके बाद जैसे देखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी एक एक्ट के तहत बना है झारखंड। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी के सामने जो प्रस्ताव हमारे पास आता है जो MOU करने के लिए, LOI करने के लिए,
उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के आधार पे कितने हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसके लेवल पे हम लोग हाई पावर्ड कमेटी एक है जो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, वहाँ हम लोग क्लियरेंस देने के बाद हम एमओयू करते हैं। जो कंपनी के साथ हम एमओयू करते हैं या लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं तो उस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सरकार रेडी है, बट हम लोगों का अपना कानून के तहत ही हम काम करेंगे। अभी जियाडा में यदि आप लैंड लेते हैं तो 50% सब्सिडी सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास है, यदि नहीं है तो जियाडा से आपको सशुल्क आपको जमीन लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर सीएनटी एरिया में यदि आप ले रहे हैं, 49 सेक्शन एक है, आप अवगत हैं, जिसमें रैयत के अगर वो कंसेंट रहता है तो उपायुक्त के कोर्ट में जाकर वो 49 में लैंड वो परचेज कर सकता है यदि वो इंडस्ट्री या माइनिंग पर्पस के लिए है तो भूमि अर्जन की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ेगा, क्योंकि भू अर्जन में आपको 4 गुना देना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनीज के लिए भू अर्जन के लिए काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सरकारी कंपनी छोड़कर जो सरकारी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, जो जियाडा का लैंड अवेलेबल है, उसके लिए पॉलिसी क्लियर है। इसके अलावा कंपनीज जाकर सीधा रैयत से लैंड परचेज कर सकते हैं यदि उनकी सहमति अगर है तो।